तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप हाजिर हैं एक बार फिर से लेकर क्लास 12th के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 बिलियन का वन शॉट। सब कुछ हम एक ही वीडियो में एकदम इसका पूरे बिलियन चैप्टर का पोस्टमार्टम हम सिर्फ एक वीडियो में करने वाले हैं। तो सेशन में अंत तक बने रहेगा, क्योंकि हम इस बिलियन चैप्टर का एकदम पूरी तरह से पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो बिलियन चैप्टर का पोस्टमार्टम होने के बाद ही आपको यहाँ से क्या करना है, अपने जगह से उठना है। तो दिल थाम कर बैठिए, एकदम शानदार तरीके से आपको समझाने वाले हैं, एक से बढ़कर एक प्रैक्टिकल के साथ। तो कम समय में हम सोचेंगे, कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर के सभी पार्ट आपको कवर करा दिए जाए। तो बिलियन होता क्या है? बिलियन एक क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। जो बिलियन क्या होता है? एक समांगी मिश्रण होता है। इसमें विलेय और विलायक क्या होते हैं? जो विलेयक और विलायक को क्या किया, दो या दो से अधिक समांग मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। तो हमने परिभाषा अच्छी तरीके से क्या है लिखा है, हमको क्या करना है, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में क्या करना है, रिवीजन करना है। हमने अच्छी तरीके से क्या किया, इसके थ्योरी को पढ़ा हुआ है। तो सब आप थ्योरी देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में विजिट करके पूरी डिटेल के साथ क्या किया, हमने थ्योरी को कवर किया A1 by 1 करके। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम रिवीजन कर रहे हैं। तो ये क्या किया आपने, पूरे अच्छे से थ्योरी पढ़ लिया, उसके बाद रिवीजन हमने टॉप 25 क्वेश्चन किए थे, इसके MCQ किए थे। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसका लॉन्ग रिवीजन कर रहे हैं। तो आपने MCQ नहीं देखा तो MCQ भी जाकर देख लीजिए। तो यदि आपने नहीं देखा क्या करें, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या करें, उसका लिंक दे देंगे। तो कह रहा विलेय प्लस विलायक, विलेय और विलायक दोनों मिलकर क्या करते हैं, बिलियन मिलाते हैं। जो विलेय होता है वह बिलियन में क्या होता है, कम मात्रा में होता है। जो कम मात्रा में हो उसे क्या कहेंगे, विलेय कहते हैं। जो कम मात्रा में होता है वो क्या कहलाता है, हमारा विलेय। और जो अधिक मात्रा में हो, अधिक मात्रा में हो वो क्या कहता है, हमारा विलायक कहलाता है। कम मात्रा में क्या हो, अधिक मात्रा में क्या होती है, घुली होती है। विलेय क्या होता है, घुला होता है। जैसे हमारे चीनी है, ऐसे मान लीजिए ये हमारा बॉक्स है, बर्तन, इसमें क्या किया हमने, चीनी को क्या किया, चीनी और चीनी क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, इसमें H2 है, ये जल है, जल क्या है हमारा, विलायक, जल हमारा विलायक है। और ये हमारा चीनी क्या है, चीनी विलेय। जो घुल गया क्या हो गया, विलेय हो गया, और जो नहीं घुला क्या है, वो विलायक हो गया। तो मान लीजिए क्या, ये हमारा ये बीकर है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जल भरा हुआ है, इसमें क्या है, जल है। और इसमें क्या किया हमने, CO2 गैस हमको क्या करना है, घोलना है। तो इसमें जल में क्या हो गया, हमने CO2 को घोल दिया, जल में क्या किया, CO2 घुल गया। तो कह सकते हैं कि यह कौन सा विलयन रहेगा, गैस में, गैस का द्रव में, द्रव में क्या कहें, द्रव में क्या करते हैं, गैस को मिला देते, कह रहे हैं क्या होगा, द्रव में गैस का विलयन, या गैस का, गैस को क्या करें, द्रव में मिला दें, गैस का क्या हो जाएगा, गैस का द्रव में विलयन। इस विलयन क्या करें, गैस को द्रव में मिला दे, क्या होगा, गैस का द्रव में विलयन। तो उम्मीद है आपको विलयन में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कर विलेय व विलायक की अवस्था के आधार पर, विलेय और विलायक, विलेय को और विलायक इन दोनों को मिलाने के बाद क्या आते हैं, अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के विलयन बनते हैं। विलेय और विलायक की अवस्था के आधार पर विलयन क्या होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ठोस का ठोस में विलयन, फिर ठोस का द्रव में विलयन, फिर ठोस का गैस में विलयन। तो यहाँ से कितना बना, 3 बन गया। फिर द्रव का ठोस में, फिर द्रव का द्रव में, फिर द्रव का गैस में, यहाँ से 3 बना। फिर गैस का ठोस में, फिर गैस का द्रव में, फिर गैस का गैस में। इस प्रकार टोटल कितने बन गए, 3 त्रिका 9 विलयन। तो एग्जाम्पल के लिए उदाहरण में गैस का गैस में विलयन,
गैस का क्या हो जाएगा, गैस में बिलियन, गैस में बिलियन, ये क्या है, हवा। जैसे क्या हो गया, हमने ऑक्सीजन में क्या किया, नाइट्रोजन को मिला दिया, तो क्या हो गया हमारा गैस में विलयन बन गया। तो अब आइए देखते हैं, अगला है विलेयता। किसी विलयन में विलेय पदार्थ की घोली गई क्या होगी, कोई विलयन है उसमें क्या किया जाएगा, कोई विलेय पदार्थ है उसमें क्या होगा, जितनी मात्रा घोली जा सके, मतलब घोली गई अधिकतम मात्रा, घोली गई अधिकतम मात्रा को उस विलयन की क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। मतलब उस विलयन में घोली गई जो मतलब क्या अधिक मात्रा में घोली गई होगी, वो क्या होगा, लगी ज़्यादा से ज़्यादा घोला जा सके उसे क्या, कि विलयन की विलेयता कहते हैं। दाब बढ़ने पर गैस की द्रव में विलेयता बढ़ जाती है। यदि क्या हो गया, हमारा दाब बढ़ गया, ये कौन सा नियम है, हमारा हेनरी का नियम है। तो नोट में मान लीजिए एक हमारा बीकर है, बीकर में क्या है, हमारा द्रव है, तो विलेय पदार्थ की घोली का अधिकतम मात्रा, इसमें क्या होगा, जो अधिक मात्रा में घोला जाएगा। तो हमारा हो गया फर्स्ट। अब हमारा एक दूसरा हो गया, तो ये हो गया। इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें द्रव है, इसमें क्या कर रहे हैं, हम गैस घोल रहे हैं गैस। क्या गया, हमने गैस इसमें डालना शुरू कर दिया, गैस क्या गया, भरना। तो ताप बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, विलेयता बढ़ती है। तो हम जानते हैं किसी द्रव में क्या करें, गैस को घोलना क्या कहलाता है, हेनरी का नियम। हेनरी नियम से, हेनरी नियम से, तो हेनरी नियम से हमारा हो जाएगा P प्रोपोर्शनल टू यस, P प्रोपोर्शनल टू यस, जहाँ P बराबर KH इंटू XN, KH इंटू XN, P बराबर क्या हो जाएगा, KH इंटू XN। P बराबर की KH इंटू XN। तो यहाँ पर हो जाएगा जहाँ KH क्या है, हेनरी, जहाँ KH क्या है, हेनरी नियतांक है, हेनरी स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक क्या है, हमारा हेनरी स्थिरांक क्या है, KH है, फिर XN मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। किसी गैस में क्या करें, द्रव को मिलाने, किसी द्रव में गैस को मिलाने पर जो बनता है क्या है, मिलाने की घटना को क्या कहते हैं, हम हेनरी के नियम से समझते हैं। यदि क्या हो गया, हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारा विलेयता बढ़ेगा, प्रेशर घटाएंगे तो क्या होगा, हमारा विलेयता घटेगा। जो हमारा क्या है, ये गैस यानी द्रव है, यह क्या होगा, यह हमारा इसका तापमान क्या होता है, गर्म करने पर या ताप बढ़ाने पर, लिख सकते हैं ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, विलेयता, ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होगी, बढ़ती है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अगला है विलयन की सांद्रता। अब विलयन की सांद्रता मतलब कोई भी चीज़ क्या करें, दुकान पे गए, अब क्या करें, 1 किलो चीनी खरीदे तो ये क्या हो गया, ग्राम में, तो ये भी क्या हो गई, सांद्रता, मतलब मात्रा को व्यक्त करता है, मतलब कोई चीज़ क्या है, कितनी मात्रा है। तो हम इसको हमारे सिलेबस में जो है उसको ही पढ़ेंगे। भार प्रतिशतता और आयतन प्रतिशतता, ppm और मूल प्रभाज, मोललता और मोलरता, इन सब के बारे में हम एक एक करके डिटेल के साथ क्या करेंगे, चर्चा करने वाले हैं। तो
हमारा सबसे पहला भार प्रतिशत। तो भार प्रतिशत यानी W बटे WA अपान WA प्लस WB। तो विलेय, मान लीजिए क्या कोई विलेय है, विलेय में A, मान लीजिए क्या है A विलेय है और B क्या है विलायक है, और विलायक क्या है B, A विलेय है और B क्या है विलायक है। तो भार क्या हो जाएगा WA और भार हो जाएगा भार माइनस WB। भार का मान कितना है WB। तो भार, विलेय का भार WA और विलायक का भार WB। तो यहाँ तक उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। तो आयतन प्रतिशत, अब आयतन प्रतिशत, तो यहाँ पर आयतन प्रतिशत क्या था, विलेय का भार बटे द्रव्यमान प्रतिशत W बटे W परसेंटेज, यानी विलेय का भार बटे अणु भार, विलेय का भार बटे कुल भार। आयतन प्रतिशत V बटे V, आयतन प्रतिशत हमारा हो जाएगा, विलेय P है, विलेय A, आयतन VA, आयतन कितना है हमारा VB, विलेय A। अब उसके बाद जो विलायक है, विलायक क्या होते हैं, जिसे क्या कहेंगे B से प्रदर्शित करते हैं, और इसका आयतन क्या होता है, विलायक का आयतन होता है, विलेय का आयतन क्या होता है, तो विलेय का आयतन क्या करेंगे आप से निकाल सकते हैं, आयतन क्या होता है लीटर में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं विलेय का आयतन, विलेय का आयतन बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर हो गया। अब आइए बढ़ते हैं आगे। फिर कर रहा है 40 ग्राम, 40 ग्राम NaOH को 160 ग्राम जल में घोला गया। तो विलयन की भार प्रतिशत ज्ञात करें। 60 ग्राम क्या है, 40 ग्राम क्या है, NaOH है। तो NaOH, तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 40 ग्राम NaOH को 160 ग्राम जल में घोला गया। 40 ग्राम क्या है NaOH है, उसको 160 ग्राम में क्या हो गया जल में घोला गया। तो विलयन का भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जो हमारा NaOH यानी A क्या होता है, जो हमारा कम मात्रा में हो उसको क्या मानेंगे, A मानेंगे। तो NaOH क्या है 40 ग्राम दिया है, तो यहाँ पर ये क्या है NaOH कितना दिया है WA दिया कितना 40 ग्राम, और फिर H2O करा 160 ग्राम जल में घोला गया। तो WB कितना हो गया हमारा 160 ग्राम, 40 ग्राम और 160 ग्राम। तो क्या होगा हमारा, ये हमारा H2O क्या है B है। तो हमारा क्या है मात्रा दिया है, तो विलयन का भार प्रतिशत ज्ञात करें। तो भार प्रतिशत क्या है, विलय क्या हमको भार प्रतिशत किसका पूछ रहा है, विलयन का भार प्रतिशत ज्ञात करें। तो हमारा WA अपान WA प्लस WB। तो WA का मान कितना है 40 बटे 40 प्लस 160 गुणे 100। तो क्या हो गया हमारा हो जाएगा 40 गुणे 100 बटे 200। तो क्या हो गया हमारा 1 2 0 कट गया, 2 से कट गया 20 बार में। तो 20% क्या होगा हमारा आंसर आ चुका है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हम न्यूमेरिकल के साथ भी आपको क्या करेंगे, इसका रिवीजन करा रहे हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन क्या करा है। क्वेश्चन है 30 मिली यानी ml H2SO4 को
70 में यदि ml जल में घोला गया तो विलयन का आयतन प्रतिशत क्या होगा। तो क्या पूछ रहा है, आयतन प्रतिशत। तो हमारा H2SO4 यानी ए का मान कितना दिया है, ए का आयतन कितना दिया है, VA बराबर दिया है 30, और बी हमारा बी कितना है, जल H2O, तो इसका आयतन VB का कितना दिया है 70, तो क्या जाएगा हमारा 30/30 + 70 गुणे 100, यानी हो गया 30/30 गुणे 100/70, 30 100, 100 से क्या हो गया, 100 कट गया और आ गया हमारा 30% आंसर। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो ही बढ़ते हैं अगला। कर पार्ट्स पर मिलियन, यदि क्या करें, जो हमारा भार प्रतिशतता है उसमें 100 के जगह पर क्या कर दें, एक 10⁻6 से गुणा कर दें, तो क्या करेगा, उसे पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। यानी पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, 10⁻6 बराबर क्या होता है, 1 मिलियन होता है। तो 10⁻6 बराबर 1 मिलियन। तो हमारा ppm में सांद्रता आ जाएगा ppm बराबर विलेय का भार बटे कुल भार WA + WB, WA + WB, A + WB गुणे 10⁻6, क्या गया, गुणे 10⁻6 आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। गया हमारा क्या बन गया, हमारा फार्मूला निकल कर आ गया। फिर अगला कर रहा है, यहाँ पर लिख सकते हैं भार प्रतिशतता को क्या करेंगे, यदि भार प्रतिशत दिया हो उसको क्या करना, ppm में व्यक्त करना, क्या करेंगे 10⁻4 से गुणा करेंगे, क्योंकि क्या यहाँ 6 होना चाहिए। तो पहले से ही क्या है 4, क्या हो जाएगा 10⁻6, 4 हो सकता है, तब 2 जोड़ेंगे क्या जाएगा, भार प्रतिशत, भार प्रतिशत में से क्या करेंगे 10⁻4 से क्या कीजिए, गुणा कर दीजिए, 10⁻4 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारा मिल जाएगा ppm में क्या गया, सांद्रता हो गया, क्या हमारा ppm में सांद्रता हो गया था। उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए देखते हैं अगला क्या करा। 2 ग्राम विषैला पदार्थ 98 ग्राम जल में मिला गया। 2 ग्राम क्या करें, विषैला पदार्थ को क्या करेंगे 98 ग्राम जल में मिला गया। WA बराबर कितना है 2 ग्राम, और WB क्या हो गया 98 ग्राम। तो ppm में क्या पूछ रहा है, ppm क्या होगी, इसका ppm निकालने क्या करेगा जाएगा हमारा, इतना गुणे 2 + 2 + 98, 2 + 98 गुणे 10⁻6 बराबर 2 बटे कितना आ जाएगा 98 2 100, 2 बटे 10⁻−2, 2 बटे 10⁻−2, तो हमारा कितना आ गया 98 2 100, 2 बटे कितना रहेगा 2 बटे 100, 2 बटे 100 गुणे 10⁻6, यानी कितना हो गया 0 पॉइंट आ जाएगा इतना कितना है, इतना मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर कितना निकाल लिया हमने, क्या किया, विलियन की ppm क्या होगी, तो विलियन की ppm क्या हो गई हमारा 2 गुणे 10⁻4, 2 गुणे 10⁻4 ppm क्या हो गया 2 गुणे 10⁻4 ppm। यहाँ पर क्या हो गया, हमको सांद्रता आसानी से मिल गई। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए मोल प्रभाज क्या होता है। तो मोल प्रभाज कह रहा है
कि किसी बिलियन के कुल मोलों की संख्या, कोई बिलियन है उसमें जितने भी मोल हैं उनकी कुल संख्या में दिए हुए पदार्थ के मोल की संख्या को क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। मतलब जो दी हुई संख्या है उसके मोल को क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। तो जानते हैं क्या? हम जानते हैं भार WA बराबर क्या होता है? भार, और एम में क्या होगा? मास ऑफ एटॉमिक मास यानी अणु भार। एटॉमिक वेट यानी क्या हो जाएगा? भार हो जाएगा। और मोल यानी भार बटे अणु भार से क्या करेंगे? हम भाग दे देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? मोल मिल जाएगा। तो जिसमें क्या है, यदि ए के क्या है, ए का मोल प्रभाज निकालना है तो यानी का मोल बटे कुल मोल, तो जिसका मोल निकालना है उसका मोल बटे कुल मोल में क्या करेंगे? कुल मोल से क्या करेंगे? भाग दे देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? विलेय का उसका मोल प्रभाज हमको मिल जाएगा। तो WB और MB, विलेय का भार मतलब क्या? विलेय का भार WA एम में, और विलायक का भार WB, और अणु भार MB, और मोल क्या जाएगा? WB बटे MB, और XA प्लस XB बराबर होता है हमारा 1। इसको भी क्या करना है? आपको ध्यान रखना है। तो हम जानते हैं XA बराबर NA अपन NA प्लस NB। इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक नहीं होता है। इसमें आयतन है? आयतन है नहीं। तो इस पर ताप का प्रभाव पड़ेगा? ताप का प्रभाव नहीं। यदि आयतन रहता तो क्या होता? ताप का प्रभाव इस पर पड़ता, लेकिन ताप का क्या पड़ेगा? प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होता। ही बढ़ते हैं आगे। तो एक क्वेश्चन आ गया, कह 60 ग्राम यूरिया को, जो 60 ग्राम क्या है? यूरिया है, उसको क्या किया गया? 180 ग्राम जल में घोल दिया गया, तो प्राप्त विलयन का मोल प्रभाज XA व XB ज्ञात करें। तो हम जानते हैं यूरिया का सूत्र होता है क्या? NH2CO तो हमारा भार दिया है WA बराबर दिया कितना? 60 ग्राम, और भार बटे अणु भार, इसका अणु भार हो जाएगा, हम जानते हैं अणु भार, यूरिया का अणु भार कितना होता है? 60 होता है। देखो क्या होगा, आपकी परीक्षा में दिया रहेगा अणु भार क्या होता है? 60 होता है। तो हमारा मोल की संख्या क्या जाएगा? NA बराबर हो जाएगा 60 बटे 60 यानी 1। अब पूछ रहा है H2O का भार कितना दिया है? WB भार दिया है 180 ग्राम। 180 ग्राम जल में घोला जाता है। अणु भार कितना दिया है? जल का क्या होता है? अणु भार कितना होता है? ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 16, 2 18, और मोल की संख्या क्या हो जाएगा? NB, बी के जल के मोलों की संख्या 180 बटे कितना जाएगा? 18, यानी आ जाएगा 10। कितना जाएगा? हमारा आ जाएगा 10। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हमको XA निकालना है। XA बराबर क्या होता है? NA अपान NA प्लस NB। तो NA का मान कितना दिया है? 1 बटे NA 1 प्लस NB 10, यानी हो जाएगा 10 1 11, यानी 1 बटे 11। तो XA बराबर क्या आ जाएगा? 0.09। XA का मान कितना मिल गया हमको? 0.09 हमको मिल गया। अब XB का मान निकालना है, तो 1 माइनस XA, तो XB बराबर क्या जाएगा? 1 माइनस 0.09, तो हो जाएगा XB बराबर हो जाएगा हमारा 0.91। एक आंसर हमारा ये हो गया, और एक आंसर हमारा ये हो गया। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो उम्मीद है आपको जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं एकदम शानदार तरीके से समझ में आ रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो करा मोललता हमारा होता क्या है? इसको मोललता को हम क्या करते हैं?
स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो हम जानते हैं कि किसी विलायक के 1 किलोग्राम मात्रा में, तो क्या कर रहा है, क्या किसी विलायक के 1 किलोग्राम मात्रा में विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के किसकी संख्या, मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। तो मोललता का मात्रक क्या आता है, मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किग्रा, या क्या होता है, मोलल या स्मॉल एम। तो यहाँ क्या होता है, भार गुणे 1000 बटे अणु भार गुणे ए का भार बटे विलेय का भार बटे विलायक का भार गुणे अणु भार। तो यहाँ हो जाएगा या मोललता बराबर हो जाएगा, या मोललता बराबर WA बटे MA गुणे WB, जहाँ WB क्या हो, किलोग्राम में हो तब। क्या है, फिर अगला हमारा आगे जानते हैं हमारा मोललता। जो हमारी मोललता है इसमें क्या है, भार गुणे 1000 विलेय का भार बटे विलायक का भार WB, जो क्या होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, बटे अणु भार विलेय का अणु भार। ये क्या, इसमें आयतन है, आयतन है नहीं। तो ताप पर निर्भर करेगा, ताप पर निर्भर, हाँ या ना, जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए इसका, हाँ या नहीं। तो ये क्या करेगा, ताप पर निर्भर नहीं करेगा। तो इसको क्या है, हमको टेम्परेचर से मतलब नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं आगे। कर 10% C6H12O6 जलीय विलयन की मोललता ज्ञात करो। क्या करना है हमको, ग्लूकोज की क्या करनी है, हमको मोललता ज्ञात करनी है। तो यहाँ भार दिया है 10%, जो दिया परसेंट में क्या हो, हमारा भार हो जाएगा सीधा। तो हमारा भार हो गया 10%। और अणु भार, ये क्या करते हैं, जलीय विलयन की मोललता, इसका अणु भार कितना हो जाएगा, कार्बन कितना होता है 12, हाइड्रोजन 1 प्लस ऑक्सीजन 16, 16 छक्का 96 और 12 छक 72, कार्बन का कितना हो जाएगा, 12 छक 72, 72 73 और 96 3 99 हो जाएगा, 99 9 7 16 आपका हो जाएगा। और जो हाइड्रोजन कितने हैं, 12 है ना, एक सेकंड, 12 छक 72 कार्बन के हो गए, प्लस हाइड्रोजन के 12 करने 12 प्लस 96, 16 छक्का 96, 96 2 98 200 100 हो गया, 70 तो 80 यानी हो जाएगा हमारा अणु भार कितना हो जाएगा 180। और तो विलेय है 10%, तो विलायक क्या हो जाएगा 90%, यानी हमको परसेंटेज नहीं लिखना है, क्या है 100 में 10 विलेय है तो क्या होगा 90 विलायक हो जाएगा। तो मोललता बराबर WA गुणे 1000। तो यहाँ पर WA विलेय का भार कितना है 10, अणु भार कितना है 90 गुणे 180। तो हमारा काटने पीटने पर मोललता को क्या करेंगे, स्मॉल एम से परिचय करते हैं, इसको क्या करेंगे, इससे काट देंगे, इसको 1 0 काट देंगे, तो हमारा कितना बचेगा 100 बटे
18 9 162, तो हमारा इतना निकल के आंसर आ जाएगा। तो आप भागों देकर चेक कर लीजिएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर अगला हमारा मोलरता। तो मोलरता होता क्या है? तो मोलरता विलेय के मोल की मात्रा के विलेय की मोल की मात्रा विलेय की मोल की मात्रा के 1 लीटर आयतन में विलेय की मोल की मात्रा के 1 लीटर आयतन में घुली होने पर विलयन का मोलरता व्यक्त की जाती है। विलेय के आयतन में क्या, विलेय की मात्रा में क्या हो, 1 लीटर आयतन में क्या हो, घुली हो। विलेय का 1 मोल क्या हो, 1 लीटर विलयन में घुला हो। विलेय का 1 मोल क्या हो, 1 लीटर विलयन में घुली होने पर क्या होती है, मोलरता व्यक्त की जाती है। तो मात्रक क्या होता है, मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर। यदि परसेंटेज और घनत्व दिया हो तो हो जाता है परसेंटेज इंटू डी इंटू 10/m में, और मोलरता बराबर होता है इतना। तो चूंकि मोलरता क्या है, तो मिली में हो तो मोलरता, यदि आयतन क्या हो लीटर में हो तो WA/m में गुणे V, यानी आयतन लीटर में। फिर अगला है क्वेश्चन हमारा आ गया, इस पर आधारित कर रहा है 20% जलीय विलयन KI का पोटेशियम आयोडाइड का जलीय विलयन का घनत्व दिया है 1.72 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। तो विलयन का मोलरता ज्ञात करें। तो परसेंटेज दिया कितना KI का 20% यानी 20, तो घनत्व दिया कितना 1.72 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो अणुभार, पोटेशियम का अणुभार कितना, पोटेशियम 39 होता है, आयोडीन का क्या होता है 127, और दोनों को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 166। तो मोलरता बराबर क्या होता है, परसेंटेज कितना दिया है 20%, गुणे घनत्व दिया है 1.72 गुणे 10/166। तो टोटल काटने की रिपीटिंग आते का 2.07। तो हमारा क्या आ जाएगा यही, या मोलर या मोल प्रति लीटर। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम होता क्या है, मतलब कोई क्या है, 2 वाष्पशील द्रव हैं ए और बी। क्या है हमारा, ए है क्या वाष्पशील, बी भी क्या है हमारा वाष्पशील। इसका दाब PA है, इसका दाब PB है। किसी वाष्पशील पदार्थ के मिश्रण का कुल दाब, जो मतलब PA और PB है, उसके अवयवों के आंशिक दाब के बराबर होता है। दाब के किसके बराबर, योग के बराबर। तो किसी वाष्पशील यौगिक का आंशिक वाष्प दाब PA और उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यानी PA क्या होगा, एक से उसके मोल प्रभाज के समानुपाती हो जाएगा। समीकरण नंबर 1, या इसको लिख सकते हैं, हमारा हो जाएगा PA बराबर PA0 इंटू XA। फिर PB बराबर क्या हो जाएगा XB, जहाँ PB बराबर PB0 इंटू XB, जहाँ PA0 व PB0 व PB0 शुद्ध अवस्था पर क्या है, शुद्ध अवस्था पर आंशिक वाष्प दाब है, आंशिक वाष्प दाब। शुद्ध अवस्था पे क्या है, आंशिक वाष्प दाब है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। इनका यूज क्या होगा, न्यूमेरिकल में होगा।
फिर अगला करा राउल के नियम की स्थितियाँ। जब क्या हो यौगिक वाष्पशील हों तो ए और बी बराबर हो जाएगा पी ए नाट एक्स ए नाट, पी ए नाट एक्स ए प्लस पी बी नाट एक्स बी, क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। और जब यौगिक क्या हो अवाष्पशील हो तो एक्स ए बराबर हो जाएगा हमारा पी बी माइनस पी नाट अपॉन पी बी नाट। जब क्या हो जब वाष्प एक अवाष्पशील और एक यौगिक हो तब। तो हमारा एक क्वेश्चन आ गया, करा 180 ग्राम C6H12O6 को 360 ग्राम H2O में घोला जाए तो विलयन का कुल वाष्प दाब P क्या होगा। दिया है शुद्ध जल के आंशिक दाब कितना दिया है इतना, तो शुद्ध जल का आंशिक दाब दिया है कितना। तो आइए हल करते हैं। शुद्ध जल का यानी पी बी नाट दिया 760, अब पूछ रहा क्या P। तो हम जानते हैं पी बी नाट माइनस पी बी नाट माइनस पी अपान पी बी नाट बराबर एक्स ए का मान कितना हो जाएगा। तो हमारा सबसे पहले जो हमारा क्या है C6H12O6 ग्लूकोज C6H12O6 और हमारा क्या है जल है, इसको मान लेते हैं क्या ए और जल को मान लेते हैं बी। तो इसका अणु भार कितना जाएगा भार डब्ल्यू ए कितना दिया 180 ग्राम, अणु भार डब्ल्यू बी यानी एम बी अणु भार कितना हो जाएगा 180 और एन ए 180 बटे 180 यानी आ जाएगा 1। H2O का कितना है डब्ल्यू बी भार दिया 360, अणु भार हो जाएगा 18 दूना 36 यानी एक्स बी कितना जाएगा 20। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना एक्स ए बराबर, तो हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा एक्स ए एन ए अपान एन ए प्लस एन बी 1 अपान 1 प्लस 20 यानी 1/21। तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारा कुल क्या एक यौगिक है C6H12 को क्या करें जल में घोला जाए तो विलयन का कुल वाष्प दाब, तो यौगिक है तभी तो क्या कर रहे हैं जल में घोल रहे हैं। तो पी बी नाट अपान हो जाएगा 1/21 क्या जाएगा 1/21। अब यहाँ पर क्या जाएगा पी बी नाट कितना है 760 माइनस पी बटे 760 बराबर 1/21। हमारा हो जाएगा 760 बटे 21 हो जाएगा हमारा 21 गुणे 760 माइनस 21 पी बराबर 760। तो हमारा पी बराबर आ जाएगा 15,200 बटे 21। ये क्या जाएगा इसका आपको क्या करना है आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि कितना गुणा करने पर आएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं आगे। तो अगर नोट में है हमारा करा ए वे विलयन जो राउल के नियम का पालन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं आदर्श विलयन, उन्हें कहेंगे क्या आदर्श विलयन कहलाते हैं। डेल्टा एच क्या होना चाहिए 0, डेल्टा भी 0 यानी एंथैल्पी परिवर्तन। परिवर्तन 0, आयतन परिवर्तन परिवर्तन 0।
तो हमारा सूत्र होता है बेंजीन प्लस टॉलुइन। बेंजीन को क्या करते हैं, ऐसे बनाते हैं ना, बेंजीन प्लस टॉलुइन, CH3 लग जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा, टॉलुइन हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, हेक्सेन C6H14 प्लस C7H16, ये क्या होगा हमारा, हेप्टेन का फार्मूला का। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो एंथैल्पी परिवर्तन क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, आयतन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी क्या कहलाएगा, वो आदर्श विलयन कहलाएगा। क्वेश्चन है, कर दो वाष्पशील द्रवों का आंशिक वाष्प दाब कितना है, 450 व 760, यानी PA नॉट और PB नॉट दे दिया। यदि कुल वाष्प दाब 600 Hg है तो मूल प्रभाव की गणना कीजिए। तो हमको क्या करना है, इसमें कुल वाष्प दाब निकालना है, तो इतना से क्या करेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो हमारा दिया है P कुल दिया है, कुल वाष्प दाब किया ना 600 और PA नॉट, हमारा PA नॉट है 450 गुणे XA प्लस PB नॉट कितना, 700 माइनस 1 माइनस XA। अब हो जाएगा हमारा 600 बराबर 450 XA प्लस 700 माइनस 700 XB। तो हमारा हो जाएगा 1 सेकेंड, यहाँ पर ऐसे क्या हमारा 600 बराबर 450 XA प्लस 700 माइनस 700 XA माइनस 700 XA, क्या जाएगा माइनस 700 XA, उसके बाद हो जाएगा 700 XA माइनस 450 XA बराबर 700 माइनस 600, 700 में से आगे जाएगा 450 चला जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 250 XA बराबर हो जाएगा हमारा 100। तो XA बराबर हो जाएगा हमारा 100 बटे 250 यानी 0.4। तो XB बराबर 1 माइनस XA बराबर 0.6। तो हमारा XA प्लस XB बराबर क्या होता है हमारा 1 होता है। तो हमारे XA का मान इतना, XB का मान इतना आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। फिर करा 60 ग्राम, अगला क्वेश्चन है 60 ग्राम ठोस, ये क्या रहेगा हमारा, ठोस है, क्या है ये हमारा ठोस है, NH2CO NH2 क्या है, ये यूरिया है, ठोस है। तो 180 ग्राम जल में घोला गया तो प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब, तो क्या है वाष्पशील है और क्या है ठोस है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ये फार्मूला लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा PB नॉट हो जाएगा दिया कि जल का आंशिक वाष्प दाब, तो PB नॉट का मान कितना 12.8 माइनस क्या पूछ रहा है, कुल वाष्प दाब पूछ रहा है, माइनस P बटे PB नॉट कितना जाएगा 12.8 XA, यहाँ पर XA निकालना है। तो यहाँ पर NH2
CONH2। तो भार दिया कितना 60 ग्राम, अणु भार दिया कितना में यूरिया का अणु भार कितना जाएगा 60 हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा Na बराबर 1। अब जल के लिए, जल क्या है हमारा B है और क्या यूरिया A है, तो क्या जाएगा इसका WA 180, M में 18, Na 10। तो हमारा क्या जाएगा, हमारा हो जाएगा यक्से बराबर कितना जाएगा, यक्से निकालना क्या Na का मान 1/1 + 10 यानी 1/11। तो हो जाएगा हमारा 0.09 और हमारा P का मान निकल कर आ जाएगा यहाँ से 11.6 पास्कल। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, घटाने बढ़ाने पर क्या आ जाएगा, इतना आंसर आ जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कर महत्वपूर्ण बिंदु, यदि दो पदार्थ को मिलाने पर प्राप्त विलयन गर्म होता है तो यदि क्या हो, विलयन क्या हो, अनादर्श कोई क्या है विलयन है, तो उसे क्या करेंगे, मान लीजिए अनादर्श विलयन है, अनादर्श विलयन क्या हमारा अनादर्श विलयन यदि क्या हो गर्म हो, यदि विलयन क्या होता है गर्म होता है तो ऋणात्मक विचलन, आदर्श विलयन ऋणात्मक विचलन, अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन होता है क्या हो ठंडा, तो हो जाएगा धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन अनादर्श विलयन करे यदि विलयन दो पदार्थ को मिलाने पर प्राप्त विलयन गर्म बनता है, गर्म बनेगा क्या होगा ऋणात्मक विचलन अनादर्श विलयन, ऋणात्मक विचलन अनादर्श विलयन। इसमें क्या होता है अम्ल प्लस जल, अम्ल प्लस जल को घोलेंगे तो क्या बनेगा हमारा ऋणात्मक विलयन, अम्ल क्या जाएगा हमारे क्या HNO3 है प्लस जल, जब अम्ल क्या करेगा जल के साथ क्रिया करेगा क्या हो जाएगा गर्म हो जाएगा, तो गर्म हो जाएगा क्या हमारा बनाएगा क्या ऋणात्मक विचलन अनादर्श विलयन। इन दो पदार्थ को मिलाने से प्राप्त विलयन ठंडा बनता है, जब विलयन क्या हो ठंडा विलयन बने तो उसे कहेंगे क्या धनात्मक विचलन, विचलन अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन। इसको क्या करें जल में क्या करें एथिल एल्कोहल, क्या करें हम एल्कोहल घोलते हैं, ये क्या हमारा जल है, इसमें क्या करते हैं हम एथिल एल्कोहल घोलेंगे तो क्या है हमको ठंडा विलयन चाहिए ना C2H5OH, ये क्या है हमारा एल्कोहल, एल्कोहल जो क्या करते हैं हम शराब में क्या करते हैं पानी मिलाते हैं, तो हमारा 95% क्या होगा एल्कोहल, ये क्या हमारा धनात्मक विचलन आदर्श विलयन एल्कोहल 95% एल्कोहल, और इसमें क्या है जल मिला गया 95% एल्कोहल का मतलब क्या आ गया 5% जल है 100% में। फिर बढ़ते हैं आगे, करा मुख्य अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं, करा विलयन के वे गुण, हम जानते हैं कि विलयन के
के वे गुण जो वे गुण जो विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। और क्या कराते हैं? विलयन के गुणधर्म अणुसंघ गुणधर्म कराते हैं। तो हम जानते हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान यानी राउल्ट का द्वितीय नियम होता है PV नॉट माइनस P बटे PV नॉट बराबर हो जाएगा हमारा 1 से। फिर वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अनुमान और पराशर दाब, ये 4 चीज़ें क्या हैं? हमारे विलयन के क्या हैं? अणुसंख्य गुणधर्म है। तो पहला हमारा क्वथनांक में उन्नयन। तो हमारा क्या है? पहला तो क्या था? वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान। तो राउल्ट का द्वितीय नियम PV नॉट माइनस P अपन PV नॉट बटे 1 बराबर 1 से। फिर कह रहा क्वथनांक उन्नयन, किसी विलायक में विलेय की मात्रा मिलाने पर उसका क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। कोई विलायक है, उसमें क्या कर रहे हैं? कोई चीज़ मिला दे रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? डेल्टा TV से प्रदर्शित करते हैं। TV मतलब बॉइलिंग पॉइंट, मतलब विलयन का विलेय मिलाने पर क्या उसका क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। तो डेल्टा TV बराबर TV माइनस TB नॉट। तो हमारा TB माइनस TB नॉट हो जाएगा, बढ़ जाएगा तो क्या आ जाएगा? TB हमको प्राप्त होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा TB विलयन की मोलरता का सीधा समानुपाती होता है। डेल्टा TB विलयन की मोलरता का सीधा समानुपाती होता है। सीधा समानुपाती होता है। विलयन की क्या होता है? मोलरता का सीधा क्या होता है? समानुपाती होता है। तो TB प्रोपोर्शनल टू मोलरता। तो यहाँ पर क्या है? TB हटेगा तो क्या जाएगा हमारा? KB गुणे मोलरता। तो हम जानते हैं मोलरता बराबर होता है डेल्टा TB बराबर, तो हमारा क्या आ जाएगा? डेल्टा TB। तो हमारा TB बराबर हो जाएगा KB गुणे मोलरता का फार्मूला क्या आ जाएगा हमारा? हो जाएगा W गुणे 1000 बटे Ma गुणे Mb, जहाँ KB क्या? मोलल उन्नयन स्थिरांक, और जल के लिए KB का मान जल के लिए होता है हमारा 0.52 किलोग्राम प्रति मोल। इसको लिखेंगे कैसे? 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं। क्वथनांक का मतलब क्या होता है? BP यानी बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं आगे। कर 180 ग्राम ग्लूकोज को C6H12O6 को 500 ग्राम जल में घोला गया, तो विलयन का क्वथनांक क्या होगा? तो TB नॉट दिया 100 डिग्री सेल्सियस, विलयन को क्या दिया है? क्वथनांक दिया है कितना? जल का क्वथनांक दिया है 100 डिग्री सेल्सियस। तो कह रहा WA यानी विलेय का भार कितना? विलेय का अणु भार कितना? 180, भार दिया 180 ग्राम, अणु भार कितना है? 180 ही आएगा अणु भार। में क्या अणु भार, और WB दिया कितना? 500। तो इस पर मान रखेंगे, हो जाएगा डेल्टा TB बराबर
0.52 इंटू 180 गुणे 1000 बटे 180 गुणे 500, 500 दूना 1000, 180 कने 180, तो डेल्टा टी बी बराबर 1.04। तो डेल्टा टी बी बराबर होता है हमारा टी बी माइनस टी बी नॉट। तो हमारा हो जाएगा टी बी, डेल्टा टी बी का मान कितना 1.04 और टी बी का मान कितना है पूछ रहा है। और पहले कितना था बॉइलिंग पॉइंट, क्या था जल का क्वथनांक कितना 100 डिग्री सेल्सियस। तो हो जाएगा हमारा इधर क्या हो जाएगा हमारा टी बी बराबर आ जाएगा 101.04 डिग्री सेल्सियस आंसर। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा क्या रहा है, अगला है हिमांक का अवनमन। हिमांक में अवनमन होता क्या है, करा किसी विलायक में विलेय की मात्रा मिलाने पर विलयन का क्या होता है हिमांक। किसी विलायक में क्या करें विलेय, कोई चीज़ मिला दी है, कोई पदार्थ है उसमें क्या करें कोई चीज़ मिला दी है, तो उसकी क्या हो गया हिमांक में कमी आ गई। मिलाने पर क्या होता है हिमांक में जो कमी आती है उसी को कहते हैं विलायक का हिमांक में अवनमन कहते हैं। तो इसे क्या करते हैं टी एफ से प्रदर्शित करते हैं डेल्टा टी एफ। तो हमारा डेल्टा टी एफ बराबर होता है टी एफ नॉट माइनस टी एफ। जहाँ डेल्टा टी एफ क्या मोललता के समानुपाती होता है, तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारा के एफ आ जाएगा। तो यदि क्या के एफ मोलल अणु इस्तेमाल है तो जल के लिए के एफ का मान कितना हो जाता है 1/86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन करा 5% सुक्रोस यानी C12H22O11 के जलीय विलयन का हिमांक में अवनमन क्या होगा। तो डेल्टा टी एफ क्या हिमांक में अवनमन पूछ रहा है। तो भार दिए कितना 5 और भार हो जाएगा इसका 342 और बी का भार कितना जाएगा ये कितना है 5, तो बी कितना जाएगा हमारा 95 और के एफ दिया 1.8 से 6 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। तो डेल्टा टी एफ बराबर इतना जाएगा के एफ इंटू इतना, तो के एफ का मान कितना 1.86, के एफ का मान कितना हो गया जल के लिए के एफ का मान कितना था 1.86 इंटू डब्ल्यू ए 5 गुणे 1000 बटे एम में 342 गुणे एम बी 95। तो काटने पीटने क्या जाएगा 0.286 डिग्री सेंटीग्रेड क्या जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो ये बढ़ते हैं आगे। करा परासर दाब। परासर दाब होता क्या है, करा वह दाब जो परासर की क्रिया को रोक सकता है परासर दाब कहलाता है। इसे पी या हम क्या करते हैं पाई से प्रदर्शित करते हैं। इसे हमने क्या किया थ्योरी जब कराया अच्छे तरीके से क्या उस समय सारी चीज़ों को बताया। तो तनु विलयन से विलायक के कण तनु विलयन से विलायक के कणों का सांद्र विलयन की ओर जाना परासर कहलाता है। तो एक मान लीजिए क्या है हमारा बॉक्स है, यहाँ पर क्या दिया है हमारा एक सेमी मेम्ब्रेन क्या मेम्ब्रेन लगा है यहाँ पर, ये हमारा क्या है तनु है और इसमें क्या है विलायक, हमारा क्या सांद्र है विलयन, सांद्र है हमारा विलयन। इससे क्या रहा है विलायक के कण क्या रहे हैं तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर क्या रहे हैं जा रहे हैं। और क्या कर दिया यहाँ पर
एक मशीन लगा दिया है जिसे क्या कहेंगे, परासर दाब। परासरण दाब हो जाएगा हमारा। ये क्या बताएगा, हमारा दाब पंप है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, दाब लगाएंगे, जब क्या होगा, परासर की क्रिया क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, तो वह दाब क्या कहता है, परासर दाब कहलाता है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। हम जानते हैं पी भी बराबर होता है NRT, यानी पी क्या है, परासरण दाब, परासरण दाब। अभी क्या है हमारा, आयतन, लीटर में, यानी क्या, मोलों की संख्या। मोलों की संख्या R का मान कितना होता है, 0.821 ATM लीटर प्रति केल्विन प्रति मोल। ठीक है, हमारा ताप किसमें, केल्विन में। तो एक और फार्मूला होता है P बराबर CRT, P या पाई, जहाँ क्या सी सांद्रता, सांद्रता यानी कि मोलरता, सांद्रता यानी कि मोलरता। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होता है। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है 111 ग्राम CaCl2 को 2 लीटर विलयन में 27 डिग्री सेल्सियस पर लिया गया, तो विलयन का परासर दाब क्या होगा। तो विलयन का परासर दाब पूछ रहा है। तो P का मान क्या हो रहा है, पूछ रहा है। चूंकि भी आयतन कितना है, 2 लीटर, भार कितना है, 111 ग्राम, और भार कितना है, 40 प्लस कैल्शियम का 40 और 35.5 दूना 71, क्लोरीन का 71 हो जाएगा, 4 7 4 11, यानी 111 ग्राम क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा। और R का मान कितना हो जाएगा, 0.821, और P भी W/M इंटू RT तो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर P का मान कितना है, 2, V का मान कितना है, 2 बराबर 111 बटे भार बटे और भार गुड़े 0.821 इंटू 360। T का मान कितना है, 360, 27 डिग्री सेल्सियस कितना आ जाएगा, या 300 केल्विन। यहाँ कितना देगा, यहाँ हो जाएगा आपका 300 केल्विन, 111 से 111 कट गया और हमारा आ गया इतना वायुमंडलीय दाब। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। होता है उत्क्रमी परासर यानी RO, रिवर्स ऑस्मोसिस, जल का शोधन इसी के द्वारा किया था। जो हमारा RO सिस्टम काम करता है, क्या इसी पर उत्क्रम परासर पर आधारित है। शांत विलयन से विलायक के कण तन विलयन की ओर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मतलब अर्धपारगम झिल्ली से होकर जाते हैं जो परासर दाब से अधिक होने पर होता है। जब क्या हो जाए, सांद्र विलयन के विलायक के कण क्या हो, तन विलयन से क्या होते हैं, सांद्र विलयन की ओर जाने लगते हैं, तो इसमें क्या होता है, परासर दाब का मान क्या होता है, अधिक होता है, जिसके क्या कहते हैं, उत्क्रम परासरण कहते हैं। अब 1/2 गुणक है, गुणांक। तो 1/2 गुणांक I किसी पदार्थ तथा विलयन के वियोजन या संयोजन के बारे में बताता है। वियोजन या संयोजन के बारे में क्या कहता है, 1/2 गुणक बताया कि मतलब कितना वियोजित हुआ, कितना संयोजित है। ना तो वियोजन और ना ही संयोजन हो तो I का मान कितना होता है, 1 होता है। यदि वियोजन होगा तो I का मान क्या होगा, 1 से अधिक होगा। यदि क्या हो, संयोजन, तो I का मान कितना हो जाएगा, 1 से
कम हो जाएगा। संयोजन में आई का मान क्या होता है, घटता है, और वियोजन में क्या होता है, आई का मान बढ़ता है। तो फिर एक फार्मूला होता है, आई संयोजन या वियोजन के बाद कणों की संख्या और संयोजन या वियोजन से पहले कणों की संख्या। ये क्या है, सोडियम क्लोराइड है, Na प्लस Cl माइनस से क्या करता है, क्लियर करता है। तो Na में क्या होगा, कितना 1 मोल, और Cl कितने हो गए, इसके हो गए कितने 2 मोल। तो आई बराबर यहाँ से निकालना है, तो हो जाएगा हमारा 2/1। तो आई का मान कितना आ गया हमारा, 2 आ गया आंसर। फिर आगे का रहा है, क्या है, K2SO4 है, बना रहा है कितना 2K प्लस SO4 2 माइनस, इसका कितना मोल है, 1 मोल, और इसके क्या 2 और 1 3, 2 और 1 क्या है हमारा, ये 3 है। तो यहाँ पर हो जाएगा आई बराबर 3/1, यानी आई बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कर अवांठाप गुणांक व अपसामान्य अणुभार, अवांठाप गुणांक और अपसामान्य अणुभार। तो अपसामान्य अणुभार क्या होता है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले वियोजन या संयोजन के बाद, वियोजन या संयोजन के बाद, या संयोजन के बाद, किसी पदार्थ का, प्राप्त अणुभार अपसामान्य अणुभार कहलाता है। अपसामान्य अणुभार कहलाता है। उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो क्या है हमारा अपसामान्य अणुभार, क्या था, KCl कितना था, 74.5 था। यह क्या है, सामान्य अणुभार। ये क्या हमारा 2 मोल में क्या होगा, वियोजित हो गया तो कितना हो जाएगा, 2 से भाग देंगे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा अपसामान्य अणुभार। ये क्या है हमारा अपसामान्य अणुभार हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक, यही सामान्य अणुभार बटे अपसामान्य अणुभार में क्या करेंगे, भाग देंगे क्या हो जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। तो हमारा आई का मान कितना आ जाएगा, 74.5 बटे यहाँ से हमारा आई का मान निकल जाएगा 74.5 बटे 37.25। बराबर कितना जाएगा हमारा, 2 आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब सामान्य अणुभार कहते किसे कहें, वियोजन या संयोजन की स्थिति पर प्राप्त हुआ अणुभार जो सामान्य अणुभार के समान नहीं होता है, इस अणुभार को अब सामान्य अणुभार कहा जाता है। जब क्या हो, वियोजन या संयोजन की स्थिति में प्राप्त जो अणुभार होता है वह सामान्य अणुभार नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अब सामान्य अणुभार कहते हैं। वियोजन या क्या होता है, वियोजन या संयोजन स्थिति में। अब फिर संयोजन हो रहा है क्या, 2CH3COOH बराबर CH3COOH का ट्वाइस। तो इसका क्या है, अणुभार कितना है, 60 है, और इसका अब सामान्य अणुभार कितना आ जाएगा, 120। किसके कारण, इसके कारण। तो आइए बढ़ते हैं आगे।
फिर करा 1/2 गुणांक व अणुसंख्य गुणधर्म। तो पी बी नॉट माइनस पी बटे पी बी नॉट बराबर क्या होता है हमारा x से होता है। यहाँ पर क्या करेंगे आई से गुणा करेंगे क्या जाएगा हमारा 1/2 गुणक। तो यहाँ से क्या करेंगे आई से गुणा कर देंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कर 80% वियोजन पर CaCl2 का आई का मान क्या होगा। तो आई का मान कितना आ जाएगा CaCl2 में क्या होगा आई का मान कितना जाएगा 2। यहाँ पर कितना है 2, कितने मोल में 2 1 3 है, 3 में क्या आ रहा है टूट रहा है, पहले 1 था और 3 में टूट गया तो क्या आ जाएगा आई बराबर हो जाएगा 3/1 यानी हो जाएगा हमारा 3। आई का मान कितना जाएगा 3 हो जाएगा आंसर। 80% वियोजित होने पर क्या होता है CaCl2 इसको आगे करेंगे। अभी ये क्या है 80% लिख रहा है वियोजित होने पर ना, इसको भी बाद में किया जाएगा, पहले आगे देखा जाए। करा 17.4 ग्राम, क्या करा है 17.4 ग्राम K2SO4, क्या है हमारा K2SO4 17.4 ग्राम क्या है K2SO4 को 1 लीटर विलयन में 300 डिग्री केल्विन पर देखा गया तो विलयन का परासरण दाब क्या होगा। तो विलयन का क्या पूछ रहा है परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा यदि K2SO4 पूर्ण रूप से क्या हो वियोजित किया जाता हो। तो P इतना है तो W कितना है 17.4। तो अणुभार यानी M K2SO4 का अणुभार कितना आ जाएगा 17.4, अणुभार कितना आ जाएगा 174। एक तो विलयन में क्या 300 डिग्री केल्विन देखा गया तो पूर्ण करने वियोजन तो हमारा क्या है K2SO4 तो अणुभार कितना आ जाएगा 174। पोटेशियम क्या आ जाएगा 38 दूना 39 दूना 78 प्लस सल्फर का क्या जाएगा 32 प्लस ऑक्सीजन का 64 बराबर आ जाएगा हमारा 174। तो आयतन कितना दिया 1 लीटर आयतन में आर का मान कितना दिया 0.821। तो हमारा टी बराबर कितना दिया 300 केल्विन। तो आई बराबर पी भी बराबर क्या था आई W/M RT। पी भी का मान कितना है आयतन कितना 1 लीटर, यहाँ पर 3 गुणे W का मान कितना 174, M का मान 174 गुणे 0.0821 गुणे 300, टी का मान कितना हो गया 300 हो गया। तो यहाँ पर काटेंगे पीटेंगे तो हमारा आ जाएगा इतना 7.389 वायुमंडलीय दाब। तो बढ़ते हैं आगे। करा किस विलयन का क्वथनांक सबसे अधिक होगा। इसमें क्या आ जाएगा हमारा यूरिया वियोजित नहीं होगा ना तो ग्लूकोज वियोजित होगा। तो हमारा एक वियोजित होगा तो कितना जाएगा 2K प्लस SO4 डबल माइनस बराबर हमारा हो जाएगा आई बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 3 2 1 3 फिर KCl K प्लस Cl माइनस तो यहाँ पर कितना जाएगा आई का मान हो जाएगा 2। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। ये क्या गया था 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में। फिर करा समपरासारी विलयन किसे कहते हैं। समपरासारी विलयन ऐसा विलयन जिसके क्या हो दोनों के परासर दाब समान हो यानी P1 बराबर क्या होना चाहिए P2 होना चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं यदि ये क्या है विलयन 1 है हमारा विलयन 2 है यदि दोनों विलयनों के यदि दोनों विलयनों के परासर दाब समान होते हैं यदि दोनों विलयनों के परासरण
दाब समान होते हैं, दाब समान होते हैं उन्हें समपरासारी विलयन कहते हैं, उन्हें समपरासारी विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं जिनके क्या हो, परासार दाब समान यानी P1 बराबर P2 हो। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है, यदि विलेय अवाष्पशील है तथा मूल प्रभाज, यदि विलेय का मूल प्रभाज इतना है तो विलायक जल का आंशिक वाष्प दाब इतना है तो विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा। हम जानते हैं PV0 माइनस P बटे P0B बराबर XA। PV0 का मान कितना है 760, 760। PV0 का मान कितना है 780 दिया ना, 780 माइनस P क्या पूछ रहा है, कुल वाष्प दाब पूछ रहा है P। PV0 का मान कितना आ जाएगा 780, फिर हो जाएगा फिर 780 बराबर XA। XA का मान कितना है 0.5। तो अब आगे यहाँ तक हो जाएगा 780 माइनस P बराबर हो जाएगा हमारा 390, यानी P बराबर हो जाएगा हमारा 390। P का मान कितना है 390। यम ये चीज़ उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन और बचा है, उसके बाद हमारा लगभग हो जाएगा क्या, ये चैप्टर समाप्त। तो कह रहा है यदि किसी विलयन की मोलरता इतनी है, मोलरता और विलयन के 1000 लीटर में 10 ग्राम अज्ञात विलेय, तो विलेय का अणुभार ज्ञात कीजिए। अणुभार यानी यम में पूछ रहा है। तो मोलरता WA गुणे 1000 बटे MA गुणे V मिली। तो यहाँ पर हमारा मोलरता दिया कितना 0.1, WA कितना है 10 गुणे 1000 बटे अणुभार कितना है, क्या पूछ रहा है, अणुभार पूछ रहा है, गुणे आयतन भी मिली। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, मान रखने पा जाएगा, हो जाएगा आयतन 10 गुणे यहाँ पर हो जाएगा एम में बराबर 100 बटे 0.1 यानी 1000। और घर कितना आ जाएगा 1000 आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और हमारा क्या जाएगा ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है द एंड चैप्टर 1 बिलियन का 160 का क्या जाएगा, यहीं पर हमारा खात्मा हो गया। तो एक वीडियो में हमने लगभग सारे टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया है। तो अगर ये हमारा मुहिम अच्छा लगा हो और सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसके बाद आपको किस चैप्टर का क्या चाहिए, 160 चाहिए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो उसको हम 160 लेकर जरूर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।